तो अब हम लोगों को पढ़ना है दूसरा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड्स। तो देखो एलिमेंट के लिए निकालोगे तो वहीं 4 स्केल है। कौन कौन? हाइड्रोजन स्केल, ऑक्सीजन, क्लोराइड। तो इसी को कभी कभी कहता है हाइड्राइड डिस्प्लेसमेंट मेथड, ऑक्साइड मेथड, क्लोराइड मेथड, राइट। अब यहाँ देखो जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड्स का निकालना है, तो कंपाउंड्स को यहाँ 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक एसिड, बेस और साल्ट। ठीक है। अब देखो हम नॉर्मली एक चीज लिख देते हैं आपको कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड। ठीक है। तो ये देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड अब बाई वैलेंसी फैक्टर, बाई वैलेंसी फैक्टर n। अब हम तुमको बताएंगे वैलेंसी फैक्टर n क्या है, वैलेंसी फैक्टर जो है n वह क्या है। ठीक है। अब देखो यहाँ जो वैलेंसी फैक्टर है n, ये हमको समझना है। तो अलग अलग है। ठीक है। तो अब देखो इसको लिख लेना सब, और तब लिखना एसिड। तो एसिड का आर्हेनियस प्रिंसिपल तो तुम सब लोग पढ़ा है, लिखोगे द सब्सटेंसेज, लिखो द सब्सटेंसेज, the substances which gives, the substances which gives H plus ion, H plus ion in water, H plus ion in water are called acid, are called acid। आर्हेनियस प्रिंसिपल है, तुम लोग 10th में खुद पढ़ा होगा नहीं? अब लिखेगा बेस, फिर एक साथ बताएंगे। लिखो द सब्सटेंसेज, द सब्सटेंसेज विच गिव्स, द सब्सटेंसेज विच गिव्स OH minus ions in water are called base। ठीक है। अब देखो एसिड और बेस को और बढ़िया ढंग से समझने के लिए आज हम एक टर्म बोल रहे हैं। ठीक है। और तुम लोग सुना भी हो सकता है, चाहे नहीं भी सुना हो सकता है, इलेक्ट्रो निगेटिविटी। सुना है? क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? सुना है तो क्या है? नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक सुना है लेकिन गलत सुना है। लिखो अब देखो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, लिखोगे द टेंडेंसी ऑफ एन एटम
the tendency of an atom in a molecule by which it attract bond pair electron towards itself known as electronegativity। और आज हम लिए हैं पहला बार नाम आपके बैच में, और कम से कम इसके सहारे हमारा 80% केमिस्ट्री एक्सप्लेन होता है, और 1 लाख टाइम से ज़्यादा बार इसका चर्चा चलेगा पूरा 11-12 में। ये पार्टी इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जब जब केमिस्ट्री की चर्चा चलेगी तब तक इनकी पर्चा बटेगी। जब जब पूरा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री कहीं भी रहिएगा, तो चूंकि कहीं भी हम रहेंगे तो क्या करेंगे, केमिकल कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी का देखते हैं। अब देखो एक सिंपल देख लेना कि जैसे ए और बी है, और दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर है, ठीक है। तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, बीच में। क्योंकि देखो शेयरिंग का एक कंडीशन ही है, अगर इक्वल शेयरिंग है, दोनों पार्टी शेयर कर रहा है, तो दोनों का हिस्सा क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है तो ये बीच में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। दो भाई बहन है कि माँ बाप का, और कोई समान है, दोनों क्या चाहता है कि हमारा बराबर का आधा, आधा तेरा आधा मेरा, न तेरा ज़्यादा न मेरा ज़्यादा, होता है ना मार। तो उसी तरह से यहाँ ए और बी के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का शेयर है, ये रहता है बीच में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो बीच में है, इसको कहते हैं शेयर इलेक्ट्रॉन्स। या इसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा बढ़िया है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, चूंकि बॉन्ड में भाग लिया है। अब कहता है चला कि इसमें अगर एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींच लेगा, या बी का ज़्यादा है तो इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बी ले लेगा। नहीं तो अगर हम लोग ये कहें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस, ये हो जाएगा बी माइनस। तो तुम कहेगा सर अगर ये रहेगा ज़्यादा तो क्या होगा, तो ए ले लेगा, ए पर माइनस बी पर प्लस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसा टेंडेंसी एलिमेंट का जिससे वो बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसमें क्या है कि हमको कुछ का याद कर लेना है। जैसे पीरियोडिक टेबल में देखोगे हाइड्रोजन है, तो ये फर्स्ट पीरियड है, और ये देखोगे सेकंड पीरियड है, जिसमें लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। सेकंड पीरियड में है। थर्ड पीरियड में देखो तो ये सोडियम है, या मैग्नीशियम है, ये अल्मुनियम है, ये सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें एक वैल्यू याद करना है, तो ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है। तो सबसे ज़्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़का अगर कोई खिलाड़ी है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, तो वह है फ्लोरीन। सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई है तो वह है फ्लोरीन, 4.0, ठीक है। मैंने सामान किसी का छीनना, इलेक्ट्रॉन किसी का छीनना शरीफ आदमी का काम थोड़े है। उसका अगर कोई हम लोग समाज में किसी का सामान कोई छीन लेता है तो क्या कहते हैं, फिराड़ी है, क्या है,
ठीक है, बट वो वैल्यू है जिससे आप मेजर कीजिएगा कि क्या है, कितना है। तो है 4.0। अब देखिए इसका है 3.5, इसका है 3.0, इसका है 2.5, इसका है 2.0, ये 1.5, 1.0, 2.1। अब देखो सेकंड पीरियड में कहानी है कि फ्लोरीन से जब तुम लेफ्ट हो रहे हो तो 0.5 घट रहा है एकदम रेगुलरली। तो अगर फ्लोरीन का 4.0 है तो जैसे हम लेफ्ट उसके सक्सीडिंग एलिमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो कितना घटाएंगे, 0.5। तब सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का 4.0 है, ऑक्सीजन का 3.5, फिर ऐसे ही देखेंगे। थर्ड पीरियड में क्या है कि क्लोरीन का 3.0 है। अब थर्ड पीरियड में रेगुलर नहीं घट रहा है, पहले बार 0.5 और दूसरे बार 0.4 और उसके बाद 0.3 घटाते जाना है। तो अगर 0.5 घटाओगे तो 2.5, 0.4 घटाओगे तो 2.1, अब इसके बाद सीधे 0.3 तो 1.8, 1.5, 1.2 और 0.9, राइट। अब देखो अब ब्रोमीन आयोडीन का और उससे कम होता जाएगा। अब हम तुमसे कहते हैं कि हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा एसिड बेस का कि द सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयन इन वाटर, ठीक है, तो वह एसिड कहलाएगा। अब देखो यहां पर जैसे ये हमारा HCl है और इसको हम डाल दिए वाटर में, तो वाटर भी हमारा क्या है, देखो यहां पर वाटर की भी कहानी गजब है। देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा है, देखो तो हाइड्रोजन ज़्यादा है कि नहीं, तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इधर माइनस, इस बार प्लस, स्लाइटली प्लस। तो इस तरह से मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलर, एक तरफ निगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। अच्छा इसमें देखो यहाँ पे तो क्लोरीन का ज़्यादा है, क्लोरीन का क्या है ज़्यादा, हाइड्रोजन का क्या है कम, तो यहाँ स्लाइटली निगेटिव। इधर लिक्विड है ना, तो इसके पास निगेटिव भी है और जिस मैंने इलो रखे हैं जिस बर्तनों में, जिस कंटेनर में, उसमें बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो समझो कि HCl को जिस बर्तन में हमने डाला है वाटर में, ये भी खुद पोलर है, एक तरफ निगेटिव है एक तरफ, लेकिन ये जो वाटर में हम डाले हैं जिधर एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ, तो जब यह जाएगा तो इनके सम्मान में ये सब क्या करेगा, इनके पॉजिटिव की तरफ इसका नेगेटिव लग जाएगा और इनके नेगेटिव के तरफ मान लो कि यह HCl है, यहाँ स्लाइटली नेगेटिव और यहाँ स्लाइटली। अब सोचो सब कि इसके पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, बोलो, अभी पॉजिटिव है तो यहाँ कौन वाटर का सराउंड करेगा, बोल, निगेटिव। यहाँ निगेटिव है तो यहाँ, और यहाँ भी तो वाटर का मॉलिक्यूल होगा, उसके नेगेटिव पॉजिटिव से बोलो, होगा कि नहीं होगा, बोलो। और यहाँ भी इसके अंदर भी होगा। वाटर तो मूव करता है, लिक्विड है ना जी, गैस थोड़े है, उसके मॉलिक्यूल क्या करते हैं मूव। इधर का मॉलिक्यूल आया, इसको ठोकर मारा तो आगे जाएगा। अब ज़रा समझना कि हिल रहा वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, तो यह हिल रहा है तो ये हिलेगा कि नहीं, उसी तरह से यह हिलेगा कि नहीं, फील करो, जैसे ऐसे इसको हिला दिया, हिल अपने आप हिल रहा है कि हम लोग कह रहे हैं हिल। वाटर मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन कम है, नहीं अट्रैक्शन क्या है, कम है, यह हिल रहा। मॉलिक्यूल तो मूव करेंगे ना जी, ठीक है, गैस में ज़रा तेज़ी से मूव करेगा, लेकिन लिक्विड में थोड़ा कम। तो ये जब मूव कर रहा है तो ये जो रस्सी, जैसे मान लो ऐसे करोगे रस्सी को तो हिलेगा कि नहीं। यहाँ बेचारा ये तो अट्रैक्ट किया है,
आई छोड़ने को तैयार, इधर से भी हिल रहा है। मतलब ये भी समझो कि ये मॉलिक्यूल इनको पकड़ लिया है और इनको भी क्या किया है, तो ये ब्रेक करता है। क्या करता है? ब्रेक। और यही वाटर का प्रॉपर्टी कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। टू ब्रेक द अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल इज नॉन एज डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। तो इसके ब्रेक करने का जो प्रॉपर्टीज है, तो सोचो तुम क्या सोचेगा, इस वाटर का मॉलिक्यूल को ये इधर खींचेगा, इसको Cl माइनस को एक गोड़ा खींचेगा और H प्लस को एक गोड़ा। तो अभी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सोचो किसके साथ जाएगा, Cl के साथ कि H के साथ। माने हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन दोनों किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ कि हाइड्रोजन के साथ। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा है वो बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा, तो इधर चला जाएगा। तभी क्या हो जाएगा, H प्लस और यह क्या हो जाएगा, Cl माइनस। तो यह हो गया H प्लस, यह हो गया तो HCl क्या हो गया, एसिड। HCl क्या हो गया, भाई साहब का मुकद्दर बढ़िया है। भाई साहब को अम्ल इसलिए कहा जाता है, वाटर में है। इसी हाइड्रोजन क्लोराइड को अगर ये वाटर में है तब नाम है इनका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर ये गैसियस स्टेट में नाम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, तो ये हमारा क्या हो गया, HCl। बोलो, यानी कोई सब्सटेंस एसिड है, इसके बिना कंसेप्ट से हम प्रूफ नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब देखो, यह है NaOH, क्या है, इसको भी जल में डाल देना है। अब देखो, कोई तुम लोग सोचेगा कि सर इसके पास भी H है, ये भी तो H दे सकता है। नहीं है H इसके पास। तो मान लो यह है Na, यह है O और यह है H। अब यहाँ फिराड़ी कौन है, ऑक्सीजन है। यह है 3.5। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस बेचारे का। तो अब देखो, ऑक्सीजन का जो यहाँ जो ऑक्सीजन है वह NaOH का मुकद्दर लिखेगा। ऑक्सीजन मुकद्दर लिखेगा कि NaOH एसिड है या नहीं। समझ में आ रहा है? अगर ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन दिया, H प्लस दे दिया, तो एसिड हो जाएगा। अगर यह ऑक्सीजन सोडियम का इलेक्ट्रॉन छीन लिया और OH माइनस के रूप में निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्या लग रहा है तुम लोगों को कि ऑक्सीजन किसका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ज़्यादा तो इसी का ना है, तो किसका लेगा, सोडियम का लेगा कि हाइड्रोजन का? स्वाभाविक बात है कि अगर हम हैं तो हम किसका सामान छीनेंगे, अपने से कमज़ोर का ना जी। अगर हमारे पास दो पार्टी कमज़ोर है तो उसमें भी उसका सामान छीने तो ज़्यादा कमज़ोर है। हम लोग किसका सामान छीनेंगे? अगर दोनों कमज़ोर है तो अगर छीनना ही है तो हम ज़्यादा कमज़ोर को छीनेंगे, थोड़ा भी रिस्क नहीं ले। बात नहीं समझा? तो यानी ये इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा कि नहीं भागेगा? तभी क्या दे देगा, Na प्लस OH माइनस। तो ये क्या हो गया, ये बेस हो गया। आज तक नहीं समझा होगा क्यों H प्लस देता है और क्यों OH माइनस देता है। बस इतना ही जानता था ना कि वाटर में डाल दें। पूछा सर से कि सर इसमें भी तो H है, काहे नहीं दिया? H तो यहां भी था। अब देख, तुमको यहीं पर ही कहानी OH। अब हम तुमको कहते हैं कि एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। H2SO4 को नाम सुना होगा। बॉन्डिंग के विषय में मत सोचना, बस ये देखना क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। यह है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, अब देखो यहाँ पर यह सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है।
मजा आएगा। केमिस्ट्री है बड़ा इंटरेस्टेड से, कथावाचक बढ़िया होना चाहिए, सीन को बनाने वाला चाहिए, डायरेक्टर बढ़िया चाहिए, फिल्म हिट हो ही जाएगा। कमजोर आदमी भी डाकू बन सकता है कि नहीं बन सकता है? जिसका सारा संपत्ति कोई छीन ले, उस शराफत में रहेगा, रामधुन गाएगा। जिसका आप घर छीन लिए, उसका जमीन छीन लिए, उसके माँ बाप को गोली मार दिए, तो सीधे उठाएगा AK-47 दे देना। अब जरा देखिए इस सल्फर बेचारा का 2.5 है 2.5, महसूस होगा, बहुत मजा आएगा कि 2.5 है। ठीक, अब और तुमसे कहें, बहुत तरह से इसको हम समझ सकते हैं। अब यहां से अगर मैच कर दिया जाए, यही बात 10th मास्टर से पूछ दिया जाएगा, तो वही जन उनका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी OH है और यहाँ भी, तो यह एसिड क्यों नहीं, यह बेस क्यों नहीं? ये भी तो कहानी चल सकता था, नहीं चल सकता था? ठीक है, तो देखो दो तरह से तुम एक्सप्लेन कर सकती हो। क्या? तो यह है 3.5, इसका है 2.5 और इसका है 2.1। तो अब ऑक्सीजन किसका छीनेगा? H का। एक तो एक एग्जाम्पल है कि H का ही छीनेगा, S का आई कहता तकियम मत, आंख फोड़ दे। आई तो 2 गो बड़ा सन है, 2 गो इलेक्ट्रॉन हमारा छीन लिया सब। ये डबल बॉन्ड दोनों हाथे छीन रहा है, सब डबल बॉन्ड बनाया है। ये भी छीन लिया 2 गो, यानी 4 गो इलेक्ट्रॉन तो यही दोनों ऑक्सीजन मिलकर क्या किया? छीन लिया। अब इसका जो गुस्सा है 7वें आसमान में है, ये बेचारे ये इसको चाह कर भी इसके तरफ नहीं देख सकते हैं। तो अब थोड़ा ये हेल्प ही करते हैं, चला ये थोड़ा और हेल्प ही करता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, हल्का छीनता है। तो इसमें मदद क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन के पास भी छीनने की क्षमता और बढ़ जाती है, तो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आसानी से छीन लेता है, यानी H+ आयन दे देता है। ठीक है, अब देखो, अब यहां हम लोग की कहानी जब चलेगी तो ये समझने के लिए बहुत जरूरी था, इसने बताया। अब जब मान लो कि तुमसे कहता कोई CH4 एसिड क्यों नहीं है, तो कहां से होगा? इनका भाई साहब का 2.5, इसका 2.1, 2.1, इसमें कितना का डिफरेंस है भाई? कह दिया औकात में रहो, तार हैसियत हमें थोड़ा सा ज्यादा बा, ऐसा नहीं कहा तू छीन लो हमारा। अब देखिए 2.5 है, 2.1 है, तो हैसियत में बहुत का अंतर नहीं, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, इसलिए CH4 एसिड का काम नहीं कर। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अब हम लोग क्या पढ़े थे कि इस यहां आए, आ जाओ, जिसका जिसका बोलेगा सब आज मैं उन लोगों को दिखा दूंगा, मिला दूंगा तुमसे। फॉर बस स्ट्रक्चर के बारे में मत पूछना, क्योंकि बॉन्डिंग पढ़ा नहीं है, बस तुम देख लो। राइट, अब सोच क्या लग रहा है? को H निकलेगा? ये भी निकल जाएगा यार, ये भी निकलेगा, ये सॉरी ये निकल जाएगा। इसमें फास्फोरस हेल्प करेगा। ये क्या कहता है कि मैं तेरा खींच रहा हूं और तू हमारे भाई साहब का खींच दे। अब भाई साहब अपना अपना हाइड्रोजन का भी, तो आराम से H+ क्या हो जाएगा? निकल। थोड़ा वाटर हेल्प कर देगा, नहीं कर देगा? तो जब हम लोग पढ़ने वाले एक टॉपिक और बेसिसिटी ऑफ एसिड पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत 10th में हो सकता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। और बेसिसिटी ऑफ एसिड कहता है
कि द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, इसमें कितना H प्लस आयन है? 1 2 3। द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड नॉन एज बेसिसिटी ऑफ एसिड। अच्छा, यहां कब होगा? यहां कब होगा? एक। तो जहां एक H प्लस आयन देगा बेसिसिटी 1 होगा, जहां 3 देगा 3 होगा। अब देखो ये H3PO3 है, ठीक है। एक और है H3PO3। अच्छा, यहां है हाइड्रोजन 3 ठो, लेकिन इसमें से रिप्लेस होता है 2 ही, कारण कि 2 ही H O से अटैच्ड है और एक H P से चला, 2 ही OH O से अटैच्ड है। तो तुम पूछेगा कि सर आपको कहां सपना आया, रात भर यही करते रहते हैं, कौन कहाँ रहता है पूछते रहते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि जब प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन किया जाता है, पढ़ा जाता है, तो उसमें देखा गया कि 2 ही H प्लस आयन दे रहा है। तुम एक बात और देखा होगा, एसिटिक एसिड, एक एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर 10th में तुम देखा हो, ये एसिटिक एसिड होता है। अब यहां कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है कि नहीं, बोलो? लेकिन कार्बन का हैसियत है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन सके, तो कौन खाली छीनेगा? तो इसका बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होगा? 1, जबकि इसके पास है 4, लेकिन बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो अब देखो, अब इतना चीज हम काहे बताए हैं कि अब हम तुमको अगर ऐसा लिखते और कहते या एगो H प्लस आयन देता है, अरे वाह वाह सर वाह, है हाइड्रोजन 4 गो देता है एगो, तुम नहीं पूछता कि सर है हाइड्रोजन 4 दे रहा है 1, गजब का न्याय है सर, आप ये तो न्याय नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब तो कहेंगे देख बेटा, ये 3 हाइड्रोजन जो है वह लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन से बॉन्डेड है, और जो H है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव उस, तो जितने भी जगह तुम्हारा H बॉन्डेड हो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव FONCl के साथ, वह प्रायः क्या होता है? एसिडिक होता है। आया समझ में इतना सारी बातें? तो बहुत सारी बात समझ में आ गया, बस हमको ये वैल्यू क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो बाकी हम मिटा दें, हैं? नोट करेगा सबका ही सब? अच्छा कर लो सर, कर लो। तो अब देखो, नॉर्मली यहां पर ये चर्चा करने का मेन जरूरत ये चीज था हमारा कि आगे जब हम चलेंगे तो कहीं कहेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, और जब हम 1 2 3 कहते तो तुम लोग गड़बड़ा जाता। अच्छा, बेस के लिए बात करेंगे तो एसिडिटी ऑफ बेस कहेंगे, तो वहां नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस, बेस OH माइनस देता है, तो लिखोगे नीचे, क्या लिखोगे? बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, तो लिखोगे द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, the number of replaceable H plus ion from one molecule of acid, is known as acidity of base, sorry, basicity of acid, बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब तुम लोग को हम कुछ कलेक्शन दे देते हैं, राइट? जैसे मान लो HF, HCl, HBr, HI, HNO3, राइट?
HCOOH CH3COOH, मतलब हम कुछ एसिड कलेक्शन दे दे रहे हैं जो एक हर कैटेगरी में, जैसे HCl HF है तो H प्लस F माइनस, तो एगो H प्लस आयन देगा। HCl है तो H प्लस Cl माइनस, HBr है तो H प्लस Br माइनस, H प्लस I माइनस, H प्लस NO3 माइनस। अब यहाँ से तो HO से जुड़ा है तो एक ही देगा, यहाँ भी H से जुड़ा है तो एक ही देगा, ठीक है। तो अब इन लोगों का क्या होगा, इन लोगों का बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो यही इसका वैलेंसी फैक्टर है, चला N, और इसका क्या हो जाएगा 1। इसका बेसिसिटी ऑफ एसिड कितना हो जाएगा 1, यानी वैलेंसी फैक्टर जब भी हम इसका पूछें तो तुम क्या बताएगा 1, राइट। अब देखो, अब जैसे मान लो H2SO4, H2SO3, H2CO3, ठीक है, H3PO3, ठीक है। यहाँ पर एक होता है COOH, इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ को एस देने वाला है 2 ठो, इसका कंबाइंड फॉर्म हम फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग H2C2O4, H2C2O4, राइट, ऑक्सैलिक एसिड। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिसिटी ऑफ एसिड 2 हो जाएगा, यानी इसका वैलेंसी फैक्टर 2, ठीक है। फिर हमारा है H3PO4, ठीक है, अगर इस कैटेगरी में आएगा तो इसका हो जाएगा 3, ठीक है। तो कुछ ये एसिड है, तो अगर हम तुमसे कहें इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, वैलेंसी फैक्टर मतलब अगर एसिड है तो बेसिसिटी ऑफ एसिड के बराबर है, N का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा 3। अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है H2SO4 का तो क्या करोगे, इसका मॉलिक्यूलर मास में 2 से डिवाइड करो। अगर ऑक्सैलिक एसिड का निकालना है तो इसके मॉलिक्यूलर मास से कितना डिवाइड करोगे, 2 से। लेकिन अगर तुमको HCl का निकालना है, फॉर्मिक एसिड का निकालना है, एसिटिक एसिड का निकालना है, नाइट्रिक एसिड का निकालना है तो 1 से डिवाइड करोगे, ठीक है। और बाकी इनका निकालना है तो अभी देखो लिखा है तुमको इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर N, हो गया, नोट करो। अब एसिडिटी ऑफ बेस का द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन from one molecule of base known as acidity of base। अब विद्यार्थी आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं बाद में तो भगा का मत देखिएगा, कहाँ जाना है। आप लोगों का काम होता है, चूंकि आप स्थिर देख नहीं सकते हैं, ऐसे भगा दीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट भाग जाएगा कि उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा, तो आराम से देखिएगा, क्योंकि हम फिर दोबारा क्लास में पढ़ाने वाले नहीं। अब देखिए यहाँ पर यह है NaOH, यह है KOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसके लिए N का वैल्यू कितना होगा 1, माने इसका एसिडिटी ऑफ बेस कितना हो जाएगा 1। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके लिए N का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और एक हो गया अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसके लिए N का वैल्यू क्या हो गया 3। तो मान लो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट तुमको निकालना है तो इसके मॉलिक्यूलर मास में 3 से डिवाइड करो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास में 2 से डिवाइड करो। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो, जिसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, N का वैल्यू 1 है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास इक्विवेलेंट मास दोनों क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा। मॉलिक्यूलर मास में 1 से डिवाइड करोगे
तो इक्विवेलेंट मास भी वहीं आएगा। तुमको नहीं समझ में आ रहा है? NaOH का मान लो मॉलिक्यूलर वेट 40 आएगा, अब 40 में 1 से डिवाइड करोगे तो इक्विवेलेंट वेट भी क्या आएगा? 40। तो जितना इक्विवेलेंट, जब भी वैलेंसी फैक्टर 1 होगा तो इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट दोनों क्या होगा? देखिए हम जितना बता रहे हैं ना, ये बेस है, अगर बेस है और कोई कंपाउंड है तो OH माइनस देख लीजिए। आपको तो हर कैटेगरी में 2 कैटेगरी तो बता ही दिए ना। अब इसके बाद हमारे बताने के बाद कोई कंपाउंड नहीं, तीसरा साल्ट पे चल रहे हैं, तो अब आपको आराम से हो जाएगा। हो गया, नोट करो। और साल्ट क्या होता है कि एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर बनाता है। तो नॉर्मली जो साल्ट होता है ना, नॉर्मली जो साल्ट जनरली इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऐसा नहीं है कि 100% ही होगा, लेकिन 99%, 98% केस में मेटल और नॉन मेटल ही रहता है तो वो साल्ट हो जाता है। कुछ जगह तो हमारा नॉन मेटल का भी ग्रुप रहेगा तो क्या हो जाएगा? साल्ट। लेकिन एक बात तो फिक्स है, तुम जानते हो कि एसिड और बेस मिलेगा तो साल्ट एंड वाटर बनाएगा। तो साल्ट के केस में जो वैलेंसी फैक्टर n का वैल्यू होता है, वैलेंसी फैक्टर n का वैल्यू, तो एक कहता है टोटल चार्ज ऑन केटायन और एनायन। तो किसी भी अगर साल्ट है, कोई न्यूट्रल साल्ट है, डिसोसिएट करोगे तो एक बात फिक्स है कि जितना उसके पास केटायन, टोटल चार्ज जितना केटायन पर होगा उतना ही चार्ज उसके पास क्या होगा? एनायन पर, तभी न्यूट्रल होगा। अब जैसे मान लो NaCl है, अब NaCl को ब्रेक करोगे तो Na प्लस Cl माइनस, यानी यहाँ एक प्लस है एक माइनस है। लेकिन अगर तुम CaCl2 को ब्रेक करोगे तो Ca2 प्लस 2Cl माइनस। अब देखो दो पॉजिटिव चार्ज है, एक पर एक निगेटिव, दो पर दो निगेटिव, तो टोटल पॉजिटिव भी 2 है। और अगर तुम AlCl3 लोगे तो Al3 प्लस 3Cl, तो जितना भी चार्ज केटायंस पर होगा उतना ही चार्ज, तो इसे लिखा गया है टोटल चार्ज ऑन केटायन और एनायन। तो अगर हम लोग किसी साल्ट का n का वैल्यू पता हो जाए तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। तो NaCl का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? m/1, मॉलिक्यूलर मास बाई 1। तो टोटल चार्ज केटायन पर कितना है? 1, या एनायन पर कितना है? 1। लेकिन CaCl2 का निकालोगे तो m/2, AlCl3 का निकालोगे तो m/3। m क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। तो अगर हम चार्ज देख लें टोटल केटायन और एनायन पर तो हमको इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। तो आइए कुछ साल्ट का जो कॉमन साल्ट है, जो यूज आता आएगा हम लोग को, उसको देख लेते हैं हम लोग। राइट, आ जाइए। कभी विद्यार्थी को नहीं रहता है ना कि क्या एक्स्ट्रा हम सीखें, क्या हम कुछ करें, कैसे सीखें, कैसे आगे जाएं, ये है ही नहीं। ये मोबाइल ऐसा कर दिया है आदमी को कि वो छोड़े तब ना हम कुछ सोचें, वो छोड़ ही नहीं रहा है। अब देखो यहां पर अगर चला हम यहां साल्ट ले लें, साल्ट, और चला यहां पर हम क्या ले लें? वैलेंसी फैक्टर, वो हमारा हो गया क्या चीज? n। तो कुछ हम लोग देखते चलेंगे। जैसे मान लो पहला NaCl, तो क्या होगा? Na प्लस Cl माइनस, क्या कहते हो? वैलेंसी फैक्टर 1। अगर चला, अच्छा तुम लोग को किसी को प्रॉब्लम होगा कि Na पर एक प्लस क्यों है, Cl पर एक माइनस क्यों है? अरे यार ग्रुप फर्स्ट का मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ग्रुप फर्स्ट का है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और जो हाइलोजन है ग्रुप 17 का है, उसके आउटर मोस्ट में 7 है तो एक लेगा। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? K प्लस Cl माइनस, तो क्या हो जाएगा? 1। तीसरा मान लो कि MgCl2। अब बोलो मैग्नीशियम ग्रुप सेकंड का है, कितना देगा? 2। तो Mg पर कितना प्लस होगा? बोलो 2 प्लस, और दोनों इलेक्ट्रॉन कोल्ड ड्रिंक में लेगा तो क्या हो जाएगा? 2Cl माइनस, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। अगर मान लो CaCl2, तो यह क्या हो जाएगा? Ca2 प्लस 2Cl माइनस,
वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा। अब जब देखना यहां पर विद्यार्थी पांचवा, अगर हम तुमसे कहें सोडियम कार्बोनेट, अब सोडियम तो एक ही देगा, लेकिन सोडियम है कठो, तो यहां 2Na लिखेगा ना, ए को कितना दे रहा है 1, तो 2 मिलकर कितना दे रहा है 2, और CO3 तो अब कितना ले लेगा, नहीं होगा, एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 सोडियम, तो कार्बोनेट आयन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 2, तो इसलिए कार्बोनेट का वैलेंसी भी 2 होता है। तो आपको सब लिस्ट दिया भी गया है, दे दिया गया है। अगर मान लो कि सोडियम बाई कार्बोनेट देता है Na प्लस HCO3 माइनस, तो इसका कितना हो जाएगा 1। अगर मान लो कि 2SO4, बोलो क्या करोगे, तो 2K प्लस SO4 पर कितना माइनस, एक पोटेशियम 1 दिया है, 2 पोटेशियम 2, SO4 2 माइनस। यानी देखो ये चीज ये भी तुमको याद करना है कि सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना, हम इसके बाद वाला बताएंगे किसी भी आयन का, तो किसी भी आयन का इक्विवेलेंट वेट उसका फॉर्मूला मास बाई चार्ज, तो सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो इसका फॉर्मूला मास बाई 2, ठीक है। अब मान लो अगर हम तुमसे कहें MgCO3, बोलो, तो Mg कितना देगा 2, तो क्या हो जाएगा Mg 2 प्लस और CO3 2 माइनस, तो बैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा 2। अगर हम तुमसे कहें CaCO3, तोड़ना सीखो, Ca 2 प्लस CO3 2 माइनस, बैलेंसी फैक्टर 2, बैलेंसी फैक्टर 2। अगर हम तुमसे कहें FeSO4, तो सल्फेट कितना लेता है 2, तो 2 लेगा तो 2 देगा, तो फेरस सल्फेट है FeSO4 का होल 2 माइनस, ठीक है। अब जैसे मान लो फेरिक सल्फेट, तो सल्फेट को 2 चाहिए, तो 3 है 6 होगा, आज 2 ही आयरन है तो एक आयरन 3 देगा, तो इसीलिए हो जाता है 2Fe3 प्लस 3SO4 2 माइनस, लेकिन चला N का वैल्यू 6 होगा यहां पर, सोचो क्यों, क्योंकि टोटल चार्ज ऑन कैटायन, तो यहां 1 पर कितना चार्ज है, तो 2 पर 6, यहां 1 पर 2, तो 3 पर 6, तो इसका बैलेंसी फैक्टर क्या हो 6। अगर मान लो Al2 SO4 का होल 3 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस, N का वैल्यू 6, टोटल चार्ज ऑन कैटायन, तो 1 पर 3 है तो 2 पर 6, तो हमारा बैलेंसी फैक्टर यहां हो जाएगा 6, आए समझ में। अगर मान लो ZnSO4, तो Zn2 प्लस SO4 2 माइनस, बैलेंसी फैक्टर 2, CuSO4 Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, बैलेंसी फैक्टर क्या हो गया 2। यानी किसी भी साल्ट का अगर हमको तोड़ दे तो बैलेंसी फैक्टर निकल जाए, इक्विवेलेंट वेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या फॉर्मूला हमको याद रखना है, मॉलिक्यूलर मास बाई बैलेंसी फैक्टर, हो जाए नोट। अब देखो इक्विवेलेंट वेट का कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो लिखोगे नोट, नोट लिखो, विद्यार्थी आप लोग भी लिखते रहिएगा, क्योंकि जब आइएगा छुट्टी के बाद तो फिर ये टॉपिक मिलने वाला नहीं है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस do not have units, do not have units,
कोई यूनिट नहीं होगा, ना ग्राम तराम कुछ नहीं। अब लिखोगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब क्या लिखोगे? हेडिंग ग्राम इक्विवेलेंट वेट। क्या लिखोगे? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब देखो एटॉमिक मास, ध्यान देना साहब, एटॉमिक मास के बाद पढ़े थे ग्राम एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट weight of a substance in gram is called ग्राम इक्विवेलेंट वेट या मास। लिखोगे द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस, the equivalent weight of substance, the equivalent weight of substance in gram is called gram equivalent weight और मास। ग्राम इक्विवेलेंट वेट और मास। हो सकता है कहीं इक्विवेलेंट मास लिख दिए, ठीक है। केमिस्ट्री में वेट और मास में मीनिंग सेम है, ये मानता है कि जी सब जगह लग ही रहा है। फिजिक्स में हम वेट और मास में डिफरेंस है, तो यहाँ पर ये मान के चल रहा है कि जी सब में है, ठीक है, इसीलिए मान लेता है। अब लिखना है तो देखो ग्राम एटॉमिक मास के बाद ग्राम एटम पढ़े थे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बाद ग्राम मॉलिक्यूल पढ़े थे, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बाद ग्राम इक्विवेलेंट, तब लिखोगे ग्राम इक्विवेलेंट। हाँ अलग टॉपिक, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो देखो क्या याद करना था, हम लोग याद क्या किए थे? 1 ग्राम एटम का मास ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मास ग्राम इक्विवेलेंट मास के बराबर या ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बराबर। तो लिखोगे द मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, mass of 1 gram equivalent of substance, the mass of 1 gram equivalent of substance is equal to gram equivalent weight of substance, is equal to gram equivalent weight of substance। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। और यह क्या किसके बराबर है विद्यार्थी? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, आया समझ में? मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस बराबर ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, और यह क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, राइट। लिख लो सर। नंबर ऑफ ग्राम एटम जब निकाले, मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम बाई ग्राम एटॉमिक मास। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल जब लिखा रहते हैं तो मास ऑफ कंपाउंड इन ग्राम बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ ग्राम आयन निकाल रहे थे तो मास ऑफ आयन इन ग्राम बाई ग्राम आयनिक मास। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, तो मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम बाई क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस।
ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, यानी मास ऑफ सब्सटेंस के ग्राम में किसे भाग करोगे? ग्राम इक्विवेलेंट वेट से। ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है? इक्विवेलेंट वेट को ग्राम में एक्सप्रेस कर दो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब देखो यहां पर अगर हम इसको सिंपल लिखें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखो यहां पर तो ये मास ऑफ सब्सटेंस क्या होगा? ग्राम में। अब बाई क्या हो जाएगा? ई। ई जो हमारा है ये है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ये हमारा क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, अगर हम लोग ये सॉल्यूट के लिए यूज करें, किसके लिए यूज करें? तो अगर हम यहां पर लिखें कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो बोलो क्या लिखेंगे? WB ग्राम में, अब बाई EB हो जाएगा। बोलो सर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, अब बाई वेट ऑफ सॉल्यूट, अब बाई ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, तो हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। अगर विद्यार्थी हमको मास ऑफ सॉल्यूट निकालना हो ग्राम में, तब बोलो क्या करना होगा? तो हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। जैसे मोल में था, जब मोल पता था तो मास निकल जा रहा था। यहां भी जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट पता होगा तो एक ग्राम इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास निकल जाएगा। दैट्स ऑल। हमारा टॉपिक यही था, लेकिन कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे अभी, एक एग्जाम्पल के साथ एंड करेंगे। ध्यान देना सब। जैसे कि मान लो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, N का वैल्यू 2 है, वैलेंसी फैक्टर, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन 2 है। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो कितना आएगा? 98। इक्विवेलेंट मास निकाल लोगे तो क्या होगा? 98/2 49। ठीक है। अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट लिख दें तो 49 ग्राम, ये तो इक्विवेलेंट वेट है। इसको हम ऐसे लिखें इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा? 49। कोई यूनिट नहीं है, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट वेट लिख दिया 49 ग्राम। ठीक है। अगर हमको निकालना हो कि 490 ग्राम H2SO4, ठीक है, तो हमको निकालना हो क्या चीज? कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, तो यह हो जाएगा 490 ग्राम। अब बताओ कि हम 98 ग्राम से डिवाइड करेंगे 49 ग्राम से? 49 ग्राम से डिवाइड करेंगे 49 ग्राम, तो यह हो जाएगा 10 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है। अब मान लो कि ये सबका वैलेंसी फैक्टर तो लगभग हम लिखा ही दिए। अब मान लो कि अगर हमसे कोई डायरेक्ट पूछे कि मास ऑफ 5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ N2CO3, तो 5 ग्राम इक्विवेलेंट तो दे ही दिया गया है। और सोडियम कार्बोनेट का वैल्यू N का मान 2 होगा, क्योंकि एक सोडियम पर 1 प्लस है, 2 सोडियम पर 2 प्लस है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 106 आएगा। 106 का बटा 2 कर देंगे 53 हो जाएगा। तो यह मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? इक्विवेलेंट वेट से करना है ना, ग्राम इक्विवेलेंट वेट से करना है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 50 25 1 26। राइट। तो कुछ सवाल नोट कर लो जिसमें हम कुछ तुमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट देने के लिए दे रहे हैं और कुछ जगह मास निकालने के देंगे। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन, इसको नोट करोगा, नोट करो। अब यहाँ मास अगर कहीं केजी में हो तो ग्राम में क्या कर लेना है? इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है ग्राम इक्विवेलेंट मास से। ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या निकालना कि सबके मॉलिक्यूलर मास में वैलेंसी फैक्टर से क्या करना है? डिवाइड कर देना हो जाएगा। सबका वैलेंसी फैक्टर बता भी दिया गया है, तो नोट करो। आप लोग विद्यार्थी बना लीजिएगा, बनाना अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए।
इसका आपको मास निकाल लेना है, ग्राम इक्विवेलेंट दिया है, मास निकाल लेना है। ठीक है, अब देखो जब तुम लोग आएगा छुट्टी के बाद 16 तारीख से तो हम लोग नॉर्मलिटी शुरू करेंगे और उसमें सीधा हम लोग चले जाएंगे कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml सॉल्यूशन। इसलिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट को निकालने आपको आना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं विद्यार्थी कि आप लोग भी समझ गए होंगे, या एक बार में नहीं समझेंगे 2-4 बार देख लीजिएगा, लेकिन भगा भगा के मत देखिएगा, पाप लग जाएगा, समझे में नहीं आएगा कीजिएगा।